मेरे बेटे ने गरीब लड़की से शादी कर ली। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने नया घर खरीद लिया जो बहुत खूबसूरत था। बेटा रोज रात को बहू को वापस पुराने घर ले जाता। एक दिन पुराने मोहल्ले गई तो औरतें मुझे गालियां देने लगी। तुम कैसी जालिम सास हो, तुम्हें अपनी बहू पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता। फिर एक रात मैं छुपकर पुराने घर के अंदर गई तो जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मैं बेटे की दिन पर दिन गिरती हालत की वजह से बहुत परेशान थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इकलौते बेटे के लिए क्या करूं। मेरा बेटा रोज बरोज मेरी आंखों के सामने मर रहा था, मगर मैं सब कुछ देखते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। हर वक्त जहां मैं इतनी परेशान रहती, वहीं मेरी बहू को पति की हालत की परवाह भी नहीं थी। वो इसे नॉर्मल कहती थी। मुझे बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि एक तो वो मुझे पसंद नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि वो मुझे अपने बेटे के बिल्कुल काबिल नहीं लगती थी। दूसरा, अब उसकी जिंदगी में भी आ गई थी तो उसके बाद पति को जैसे दीमक की तरह खा रही थी। मेरे दिन रात फिक्र और परेशानी में गुजर रहे थे, जबकि वो नॉर्मल होती। पिछले 2 महीनों से मैं बेटे की सेहत के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रही थी। उस दिन मैं बेटे के लिए परेशान बैठी रो रही थी कि पुराने मोहल्ले का ख्याल आया और मैं उठकर चल दी। जब मोहल्ले में पहुंची तो घर के सामने लोगों का एक भीड़ था। लो, आ गई अमीर औरत, खुद तो बंगलों में जाकर बैठ गई। हमारे लिए रहना नर्क बना दिया। कई औरतों की गुस्से वाली आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं घबरा गई। मामला यकीनन बहुत संजीदा था। शादी के 8 साल बाद जब भगवान ने मिन्नतों मुरादों से मुझे बेटा दिया तो सब देखते ही रह गए। इतना हसीन बच्चा हमारे पूरे खानदान में नहीं था। मैं और मेरा पति बहुत खुश हुए। भगवान ने न सिर्फ औलाद दिया था, बल्कि औलाद को हुस्न की दौलत भी दी थी। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता गया, उसकी खूबसूरती भी बढ़ती गई। पूरे मोहल्ले और खानदान के बच्चों में मेरा बेटा सबसे अलग नजर आता। जो कोई भी मेरे बेटे को देखता, चाहे वो जानने वाला होता या अनजान होते, लाजमी उसे प्यार करते। सब हैरान होते कि हमारा बेटा इतना खूबसूरत कैसे, क्योंकि हम मियाँ बीवी इतने खूबसूरत नहीं थे और हमारा नस्ल भी कुछ खास नहीं थे। हमारी झलक हमारे बेटे में जरा भी नजर नहीं आती थी। हमारा बेटा मोहल्ले भर का लाडला था। वक्त गुजरता गया। मेरा बेटा अंगद जब 10 साल का हुआ तो मेरे पति का अचानक दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी थी, मगर फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरा सहारा मेरा बेटा भी था। मुझे उसके लिए जिंदा रहना था। यही सोचकर मैंने अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी। आधी आधी रात को जाकर मैं कपड़े सिला करती। बेटे की नाजो नखरे वैसे ही उठा रही थी जैसे उसके बाप की जिंदगी में हम उठाते थे। अपना पेट काटकर अपनी हर जरूरत को नजरअंदाज करके मैं बेटे की हर फरमाइश पूरी करती, ताकि वो ये ना सोचे कि अगर उसका बाप जिंदा नहीं रहा तो माँ फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। मैंने उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। उसकी फीस के लिए 1-1 रुपया जोड़कर रखती थी। मैं यह सोचकर बहुत मेहनत करती कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा तो मेरे भी मुश्किल के दिन टल जाएंगे, फिर आराम से बैठकर खाना नसीब होगा। मगर कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं था। तभी मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद सब कुछ उल्टा हुआ। जब मेरा बेटा हाई स्कूल में पहुंचा तो न जाने कैसे वो बुरी संगत में पड़ गया था। जब मुझे पता चला तब पानी सर से ऊंचा हो चुका था। मेरे समझाने मिन्नतें करने किसी भी चीज का मेरे बेटे पर असर ना हुआ, बल्कि उल्टा वो झगड़ने लगा। मैं उसका यह रवैया देखकर सख्त परेशान थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल चुका था। अब वो छोटा बच्चा भी नहीं रहा था। उसे डांट डपट करके सुधार लेती। 16-17 साल का जवान लड़का था। मोहल्ले के कई लोगों ने मेरे हाल पर तरस खाते हुए मेरे बेटे को समझाने की कोशिश की, मगर वो उनके साथ भी झगड़ने लगा। तंग आकर सबने यही कहा कि इसे इसके हाल पर छोड़ दो, शायद कभी उसे खुद एहसास हो जाए। मेरी रातों की नींद, चैन, सुकून सब उड़ चुका था। हाई स्कूल के इम्तिहान जैसे तैसे करके वो बैठने पर राजी हो गया, मगर जब रिजल्ट निकला तो वो फेल था। मैं बुरी तरह रोई। मेरे सारे ख्वाब जो मैंने अपने बेटे के हवाले से देखे थे कि पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा और फिर किसी ऊंचे घराने में उसका ब्याह करूंगी, सब ख्वाब ख्याल टूटकर बिखर चुके थे। मगर उसे जरा भी परवाह न थी। वो कहता था कि मम्मी, पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए बस मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद भी उसने पढ़ाई से पूरी तरह नाता तोड़कर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। जिस बेटे के लिए मैंने दिन रात एक करके मेहनत की, उसने मुझे ये सिला दिया था। सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता। रात को घर आता तो वो भी सिर्फ खाने और सोने के लिए।
घर को उसने खाने और सोने का अड्डा बना लिया था। अगर ये मुझे अंदाजा था कि वो बुरी संगत में है तो अच्छे काम तो करता नहीं होगा, मगर फिर भी पहली बार मैंने उसे अपने कमरे में सिगरेट पीते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत रोई और फिर से समझाने की कोशिश की तो वो इतना गुस्से में आ गया था, मुझ पर हाथ उठाने पर तुल गया। तो मैंने उस दिन के बाद डर के मारे चुप्पी साध ली। मोहल्ले के लोग जब अंगद के बारे में गलत गलत बातें करते, उसे आवारा नशेड़ी कहते तो मेरा दिल बहुत दुखता, मगर क्या कर सकती थी, चुप रहती। लोग मेरे पास शिकायतें लेकर आते, अंगद और उसके दोस्तों ने फला को मारा, फला के घर से चोरी की, किसी लड़की को छेड़ा, इसी तरह के इल्जाम उस पर होते। मैं लोगों के आगे हाथ जोड़ लेती कि मैं इसे कुछ नहीं कर सकती। अंगद मेरा बेटा तो है मगर मेरे हाथ से निकल चुका है। कुछ लोग मुझे बुरा भला कहते और कुछ मेरी मजबूरी समझकर खामोश हो जाते। कई बार तो पुलिस भी घर आई मगर मुझसे सिर्फ पूछताछ करके चली जाती। मैं रो रो कर भगवान से इकलौते बेटे की भलाई की दुआएं मांगती। दूसरी बहुत सी बुरी आदतों के साथ उसे लड़कियों की लत भी थी। आवारा तो था ही मगर चूंकि हसीन था, लड़कियां यह जानते हुए भी वह कोई शरीफ लड़का नहीं उस पर मरती और वह इस चीज का फायदा उठाता था। महंगे महंगे गिफ्ट्स बटोरता। अक्सर मैं उसके पास कीमती कपड़े और जूते देखा करती थी। एक दिन एक लड़की शिकायत लेकर मेरे पास आई और कहा 3 महीने से अंगद उसे शादी का झांसा देकर बेवकूफ बनाता रहा है और साथ साथ माल भी बटोरता रहा है, मगर वो अब शादी करने से इनकार कर रहा है। वो लड़की बहुत रोती रही, मेरे आगे बार बार कहती कि आंटी अंगद से कहो मुझसे शादी कर ले, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उसने मुझसे शादी न की तो मैं मर जाऊंगी। मुझे उस पर बहुत तरस आया और बेटे पर बहुत गुस्सा। अच्छी खासी शक्ल की लड़की थी, सिर्फ सूरत की वजह से मेरे बेटे के झांसे में आई थी, मगर मैं जानती थी कि मैं अपने बेटे को उस लड़की के लिए नहीं मना सकती क्योंकि मेरा उस पर बिल्कुल जोर नहीं चलता था। मगर फिर भी मैंने उससे वादा कर लिया कि बेटे को मनाने की कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन जब मैंने बेटे से बात की तो वह भड़क उठा और कहा कि वह कोई शरीफ किरदार की लड़की नहीं है, आधी रात को मुझे अपने घर में बुलाती रही है। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो रातों को लड़कों को बुलाती हो। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी की इज्जत खराब करते हुए? तो वो गुस्से में घर से निकल गया। वो लड़की बार बार आती रही। मैं उसके आगे अपनी मजबूरी बयान करती कि मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मेरी सुनता नहीं है, न मानता है, मगर वो लड़की हार मानने को तैयार न थी। एक दिन वो आई तो उसी वक्त अंगद भी घर आ गया। उसे देखकर गुस्से में आ गया और उसे गालियां देते हुए हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो लड़की रोती हुई गई। कुछ देर बाद खबर आई कि उसने खुदकुशी कर ली। मैं रोने लगी और बेटे को कोसने लगी। लड़की के घर वालों ने उसकी खुदकुशी का इल्जाम मेरे बेटे पर लगाते हुए रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं थानों के चक्कर काटती रही। आखिरकार मेरे रोने धोने और मिन्नत करने पर उस लड़की के घर वालों ने शिकायत वापस ले ली और यूं मेरा बेटा रिहा हो गया। मगर उसके बाद भी उसने सबक न सीखा। मैं बहुत समझाती रही मगर उसने अपनी आदत न बदली। मगर फिर चमत्कार हो गया। एक दिन मैं बरामदे में बैठी कपड़े सी रही थी। मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मम्मी मैंने जितने भी गलत काम किया, आपका दिल दुखाया, मुझे उस सब के लिए माफ कर दे। अब मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, जो आप बोलेंगी वही करूंगा। मैं तो उसके मुंह से ये सब सुनकर हैरान रह गई और बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो मेरे पांव पकड़े बैठा था। मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए और मैं रोने लगी। मेरे बेटे ने मुझे गले से लगाया, मेरे हाथ चूमे और कहा, मम्मी मैं आपको आपका अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसने अपना कहा कर दिखाया। वो बिल्कुल बदल गया। सुबह सवेरे तैयार होकर चला जाता और शाम को वापस आता था। उसने मुझे बताया कि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिली है। मैं हैरान हुई कि बिना डिग्री की नौकरी कैसे मिल सकती है। तो उसने बताया कि एक बार वो रात को सड़क पर घूम रहा था। एक बड़ी गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो कुछ डाकुओं ने उस गाड़ी वाले को रोककर लूटा और गोली मार दी। वो आदमी तड़प रहा था तो मेरे बेटे ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। वक्त पर अस्पताल लाने पर उस आदमी की जान बच गई। वो आदमी बहुत अमीर था। उसने अपनी जान बचाने के बदले में मेरे बेटे को नौकरी पर रख लिया था, यह जानते हुए भी कि वह 10वीं फेल है। बेटे के मुंह से सारी बातें सुनकर मैं उस आदमी को दुआ देने लगी जो हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया था। अब मेरा बेटा सिर्फ इंसान की तरह रहने लगा था। तमाम बुरे दोस्तों की कंपनी भी उसने छोड़ दी थी। धीरे धीरे हमारे घर में खुशहाली आने लगी थी। बेटा हर महीने पैसों की एक बड़ी गड्डी मुझे दे दिया करता था। पहले मोहल्ले में जो घर सबसे ज्यादा गरीब था वो घर हमारा था। अब जो घर सबसे अच्छी हालत में था वो हमारा था। मोहल्ले वाले भी इस काया पलट पर हैरान थे।
कुछ लोग कहते अच्छा है सुधर गया, बेचारी माँ की टेंशन भी खत्म हुई। मगर कुछ लोग बोलते थे कि किसी का दिमाग खराब है जो इस 10वीं फेल को नौकरी पर रख लिया, यकीनन या कोई गैर कानूनी काम करता है। मैं अब उन बातों की परवाह न करती, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा बेटा तमाम बुरे काम छोड़ चुका है। बेटा सुधरा तो घर में खुशहाली आई, दौलत आई। तो वो लोग जो पहले उसे आवारा कहते थे अब खुद अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर आने लगे। उनमें से कई अमीर घरानों के रिश्ते भी थे। मेरी ख्वाहिश थी कि चांद जैसा मेरा बेटा है वैसे ही चांद जैसे बेटे की टक्कर की बहू लाऊंगी। इसलिए रिश्ते करवाने वाले के थ्रू घरों में जाकर लड़कियां देख रही थी। कई खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियां भी देखी, मगर जिस तरह की खूबसूरत बहू मैं चाहती थी वैसी मुझे मिल नहीं रही थी। मगर शायद तकदीर में नहीं लिखा था कि बेटे की शादी मेरी पसंद से हो। एक रोज बेटा सुबह काम पर गया तो शाम की बजाय दोपहर को ही वापस आ गया, मगर अकेला नहीं था। उसके साथ एक छोटे कद की सांवली रंगत और मामूली नैन नक्श वाली लड़की थी। पूछने पर बेटे ने बताया कि उसने शादी कर लिया है और ये उसकी बीवी है। मुझे बहुत जोर का झटका लगा। मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि मैं तो उसके लिए चांद जैसी बीवी लाने का सोच रही थी, मगर वह क्या लाया, इतनी आम सी लड़की। मैं सदमे से रोने बैठ गई। बेटे पर चिल्लाने लगी, ये क्या करके आए हो? मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो मुझ पर हंसेंगे। मगर बेटे के ऊपर मेरी बातों का असर न हुआ और न रोने धोने का। उसने सिर्फ इतना कहा कि मम्मी ये लड़की मुझे पसंद थी, इसलिए शादी की। रही लोगों की बात तो उसे कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी उसे कंपनी की तरफ से नया घर मिल गया है, इसलिए हम शिफ्ट हो रहे हैं। मैं क्या कर सकती थी भला? रो रो कर खामोश हो गई। बहू को न चाहते हुए भी कबूल करना पड़ा। दूसरे दिन हम नए घर में शिफ्ट हो गए। यह एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नौकर चाकर गाड़ियां सब कुछ था। मैंने जब बेटे से सवाल किया कि सब कुछ कहाँ से आया, तो उसने कहा कि मम्मी यह तुम्हारी बहू के नसीब से आया है। मेरे बॉस का कोई बेटा नहीं था, तो उसने अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी। अब ऑफिस भी मेरा है। मुझे तो गुरूर आ रहा था। कहाँ वो वक्त था जब रुपया पैसा जोड़ना पड़ता था, और कहाँ ये वक्त आ गया कि पैसा ही पैसा था। समझ नहीं आता था कि कहाँ खर्च करूं। मैं इन ऐसो आराम से बहुत खुश थी, मगर बहू की हवाले से दिल में अरमान जरूर रह गया था कि काश किसी रईस घराने की खूबसूरत लड़की होती जो मेरे बेटे के साथ जचती। कभी कभार जब अफसोस होता तो मैं बेटे के आगे भड़क उठती कि क्या जरूरत है इस काली कलुटी लवारिस लड़की से ब्याह रचाने की, जो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जचती। तो वो मुस्कुराकर खामोश हो जाता। एक दिन सुबह मैं हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। मेरी बहू अपने कमरे से निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे हैरानी हुई, मगर मैंने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद ये रोज का बन गया। मैं उसे अक्सर रोता हुआ देखती, और बेटे के चेहरे पर भी अक्सर गुस्सा नजर आता। मेरे सामने वो बात बात पर बीवी को डांट देता। मैं भी कुछ न कहती, खामोश रहती, क्योंकि मेरे दिल में अब भी यही ख्वाहिश थी कि वह इस औरत से जान छुड़वाए और मैं उसके लिए खूबसूरत बीवी लाऊं। कुछ अरसे बाद मुझे अपनी बहू की हरकतें अजीब लगने लगी। मेरा बेटा जब दफ्तर जाता तो कभी कभी वो भी पीछे निकल जाती और घंटों बाद वापस आती। मैं पूछती तो कहती मम्मी शॉपिंग करने गई थी अंगद से इजाजत लेकर, हालांकि हाथ में कोई शॉपिंग बैग भी न होता। मैं जब भी ये बात पूछती तो कहती मम्मी कुछ पसंद ही नहीं आया, इसलिए नहीं लिया। मगर मेरा शक रोज बरोज बढ़ने लगा। मैं उसके किरदार को लेकर शक में होने लगी। कई बार मैंने उसे फोन पर बात करते देखा। मुझे देखकर या तो वो फोन बंद कर देती या बात बदल लेती। मैं अंगद से इस बात का जिक्र करती तो वह हंसकर टाल देता और कहता नहीं मम्मी ये आपका वहम है। मगर मेरे दिल में शक था। एक दो बार मैंने नौकरों को रिश्वत देकर उसका पीछा भी करवाया, मगर नौकर भी वही रिपोर्ट देते मैडम मार्केट में ही गई थी। एक रात मेरा बेटा अपनी बीवी को लेकर बाहर चला गया। जब वापस आया और मैंने पूछा तो कहने लगा वॉक पर गए थे। फिर रोज रात को वह बीवी को लेकर चला जाता और सुबह के करीब वापस आता। मेरे पूछने पर वो आकर बताता वॉक पर गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उस पर भड़कने लगी कि ये कौन सी वॉक है जो रात से लेकर सुबह तक होती है। तुम लोग कहीं और जाते हो और मुझसे छुपा रहे हो। मगर बेटा और बहू न माने और वॉक पर ही जोर दिया। एक दिन बैठे बैठे अचानक मुझे पुराने घर की याद सताने लगी। वहाँ जब गई और मोहल्ले की कुछ औरतों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बातों बातों में बताया कि तुम्हारा बेटा और बहू रोज रात को यहाँ आते हैं पुराने घर में। मुझे हैरानी हुई और साथ में गुस्सा भी आया कि इतने अरसे से रात को वह दोनों यहाँ आ रहे थे और मुझसे छुपाते रहे। खैर जब घर गई, बेटा शाम को दफ्तर से आया। मैंने जब उससे यह बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे सख्त हैरानी हुई। फिर दूसरी रात जब वो बीवी को लेकर घर से निकला तो मैं भी पीछे चल पड़ी। हैरत का इंतहा न रहा जब उसे पुराने घर में जाते देखा। मैं भी पीछे अंदर
चली गई। मुझे सामने देखकर बहू और बेटा दोनों शर्मिंदा हो गए। मैंने जब नाराज होकर पूछा कि मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तो बेटे ने बताया कि मम्मी, मेरे साथ नफ्सियाती मसला हो गया है। मुझे रात को नींद बिल्कुल नहीं आती थी। मैं एक दिमागी डॉक्टर के पास गया तो उसने चेक करने के बाद पूछा कि मुझे नींद न आने की शिकायत कब से है। मैंने जब बताया कि तब से है जब से मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, तो उस डॉक्टर ने कहा कि एक रात पुराने घर में जाकर सो। जब एक रात उस पुराने घर आया तो मुझे बहुत सुकून की नींद आई। अगले दिन यह बात मैंने डॉक्टर को बताई तो उसने कहा मुझे अपना इलाज करवाना होगा, जिसमें 6 महीने लगेंगे, मगर जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मुझे उसी पुराने घर में ही सोना पड़ेगा। इसलिए मैं रोज रात को बीवी को लेकर यहाँ आ जाता हूँ और फिर पूरी रात अच्छी नींद लेने के बाद सुबह मैं घर चला आता हूँ। बेटी की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने नाराजगी भरे लहजे में कहा, मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तो उसने कहा वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता था। फिर उसके बाद इत्मीनान हो गई। बहू की तरफ से दिल में जो शक था वो भी धीरे धीरे जाता रहा। अब वो रोज मुझे बताकर पुराने घर जाते थे और फिर सुबह वापस आते। कभी कभी बेटे की हालत देखती, वो खाने पीने के बावजूद कमजोर होता जा रहा था। तो मैं परेशान होकर कहती कि जब से तुमने इस चुड़ैल से शादी की है तब से तुम्हारी सेहत को जंग लग गया है, क्योंकि मैं महसूस कर रही थी कि रोज रोज मेरे बेटे की सेहत गिरती जा रही थी। फिक्र करती तो बेटा कहता, मम्मी परेशान ना हो, ऑफिस का काम इतना ज्यादा होता है कि क्या करूं। एक दिन सुबह उठी, देखा बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उल्टियाँ कर रहा था। मेरे हाथ पैर फूल गए। बहू ने फौरन फोन करके डॉक्टर को बुलाया, जिसने चेकअप के बाद कहा शायद बदहजमी हो गई है। मगर मुझे अच्छे से याद था कि उस रात मेरे बेटे ने कुछ खाया भी नहीं था। फिर बदहजमी कैसे भला? पिछले कुछ टाइम से मेरा बेटा बहुत कम खा रहा था। मैं और मेरी बहू उसकी पसंद की डिशें बनाकर उसके सामने रखती और कहती कि खाओ, मगर वह कुछ लुकमे लेकर पीछे हट जाता। मैं दुखी सी रह जाती, क्योंकि मेरा बेटा बचपन से ही काफी खुश खुराक था, मगर अब जैसे जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा बस खाना खाने लगा था। खैर, उस दिन वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। मैं और मेरी बहू थोड़ा बहुत खिलाने की कोशिश करती रही। शाम को हैरत अंगेज तौर पर वो ठीक होकर उठ बैठा और बीवी को लेकर पुराने घर चला गया। हालांकि मैंने बहुत मिन्नतें की कि वहाँ न जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं सोने की कोशिश करो, मगर उसने मेरी एक न सुनी। फिर हर दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन जिद करके मैं उसे अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टर को दिखाया, कई महंगे टेस्ट हुए, मगर रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई। जो उसकी हालत थी उससे लगता था कि वह किसी बीमारी से ग्रसित है, मगर बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाने के बावजूद कोई इलाज न हो सका। मैं बहुत परेशान रहने लगी, मगर मेरी बहू के चेहरे पर परेशानी नाम की कोई चीज दिखाई न दी थी। वो अक्सर मुझसे कहती, मम्मी खामोखा में परेशान होती हैं, इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं, मगर फिर अंगद की सारी रिपोर्ट्स क्लियर आती है। आप मानती क्यों नहीं कि वो बीमार नहीं है, बस काम की वजह से थकावट और कमजोरी हो जाती है। मगर मेरा दिल मानने को तैयार न था। मुझे पक्का यकीन था मेरे बेटे को कोई न कोई बीमारी जरूर है जो डॉक्टर्स पता नहीं लगा पा रहे हैं। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठी थी कि मुझे अचानक से मोहल्ले के बाबा का ख्याल आया, जो झाड़ फूक करते थे। वह हिसाब किताब करके बता देते कि बीमारी है या कोई और तकलीफ है। मैं बाबा से बेटे के बारे में बात करने के लिए पुराने मोहल्ले में गई तो देखकर चौंक गई। मेरे घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। उनमें कई लोगों ने नाक पर कपड़ा रखा हुआ था। मुझे देखकर कहने लगे, आपके घर से बहुत बदबू आ रही है। मैं नाक पर हाथ रखकर हैरान व परेशान घर में दाखिल हुई। सामने वाले कमरे में गई तो अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने फौरन बेटे को कॉल करके बुलाया। बहू भी साथ थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैंने जब अंदर का मंजर बेटे को दिखाया तो वो भी हैरान रह गया। जब कुछ औरतों ने मेरी बहू के खिलाफ गवाही दी तो मेरे बेटे ने बीवी को थप्पड़ मारा कि ये सब क्या है, और रोने लगी और रोते हुए मेरे बेटे का गिरेबान पकड़कर कहने लगी, ये सब तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है, क्योंकि तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं, अपनी बीवी मानते नहीं हो। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मुझे सब मजबूरन करना पड़ा। दिल के हाथों बेबस हो गई थी मैं, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क करती हूँ। रोते रोते वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके होश में आने के बाद सारी हकीकत जानकर मैं हैरान रह गई। वो मामूली नैन नक्श वाली सांवली सी लड़की जो मेरी बहू थी, करोड़ों की जायदाद की मालिक थी। वो रोड वाली कहानी फर्जी थी। कुछ अरसा पहले कहीं जाते हुए उस अमीर लड़की की नजर मेरे बेटे पर पड़ी थी तो उस पर मर मिटी थी। फिर ये जानने के बाद कि वह एक गरीब फैमिली से है,
उसने मेरे बेटे को नौकरी पर रख लिया। कुछ टाइम बाद उसने जब शादी का कहा तो मेरे बेटे ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी आम शक्ल वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता। मगर वो अमीर लड़की रोती मिन्नती करती रही। आखिरकार उसने ऑफर दी कि वो अपनी सारी दौलत मेरे बेटे के हवाले कर देगी, बदले में वो उससे शादी कर ले। मगर मेरे बेटे ने ये शर्त रख दी कि वो सिर्फ नाम की बीवी होगी, हकीकत में इसका ताल्लुक असली मियाँ बीवी जैसा नहीं होगा। वो लड़की ना चाहते हुए भी इस शर्त पर राजी हो गई। मगर शादी के बाद जब मेरा बेटा उससे दूर दूर रहता तो वो रोती, इसलिए गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाता। फिर किसी ने मेरे बहू को तरकीब दी कि ताबीज वगैरह से वो अपने पति को अपने वश में कर सकती है। इस सिलसिले में वो एक काले जादू के माहिर शख्स से मिली, जिसने कोई मंत्र और जादू पढ़े, जिससे मेरे बेटे की सेहत और नीयत दोनों खत्म होने लगी। तब मेरी बहू ने उसे एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर को उसने पहले ही समझा दिया था, इसलिए उस डॉक्टर ने मेरे बेटे से रात पुराने घर में सोने को कहा, क्योंकि मेरी बहू ऐसा चाहती थी। दरअसल उसे जादूगर के कहने पर कोई काला अमल करना था, जो उस घर में मेरी मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। दूसरा, वो जादू भी ऐसे घर में होने की शर्त थी जहाँ मेरे बेटे ने अपना बचपन गुजारा हो। इसलिए रात को जब उस घर में जाते मेरी बहू कुछ पढ़कर उसे सुला देती, उसके बाद काला जादू करती जो कुत्तों के गोश्त और हड्डियों पर होते थे। जादू करने के बाद वो सब चीजें उठाकर स्टोर रूम में छुपा देती और कोई स्प्रे कर देती, जिससे उसमें बदबू नहीं आती थी। मगर 3 दिन पहले जब उसे जादू किया तो वो उन सब चीजों पर स्प्रे करना भूल गई। घर आने के बाद मेरे बेटे की हालत बिगड़ गई और 2 दिन वो लगातार बेहोश रहा और उसकी बीवी को फिर जादू करने के लिए उस पुराने घर ले जाने का मौका नहीं मिल सका। और फिर उन चीजों से सड़ी हुई बदबू पैदा होकर पूरे घर और मोहल्ले में फैली तो लोगों को पता चला। बहू की बात सुनकर मैं उसी वक्त बेटे को लिए पुराने घर में आ गई और बहू से कहा कि अपनी दौलत जायदाद सब उसे ही मुबारक हो, मैं अपना बेटा अब उसके हवाले नहीं करूंगी। फिर तांत्रिक बाबा से उस जादू का तोड़ करवाने के बाद मेरे बेटे पर से असर खत्म हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गया। बीवी को तलाक दे दी और उसने मुझसे माफी मांग ली कि लालच में आ गया था। फिर मैंने अपनी पसंद से उसकी शादी करवाई। ये बहुत नेक और संस्कारी थी, दोनों के बीच बहुत मोहब्बत है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।